Hello students, now I'm going to start last topic of this chapter, that is 8.6 applications of elastic behavior of materials। तो यहाँ पर हम इसके जो इलास्टिक बिहेवियर जो होता है मटेरियल का, उसके यूजेस क्या क्या हैं। तो इसके यूजेस जो हैं वो मोस्टली आपको मिलेंगे, जैसे कि क्रेन, वज़न उठाने वाली क्रेन होती है, और ब्रिज, पुल वगैरह होते हैं, बीम, घरों में बीम पड़ते हैं, पिलर होते हैं, घरों में पिलर पड़ते हैं, बीम वगैरह ब्रिजेज में पड़ते हैं, कॉलम, ये चीज़ आपने कॉमनली देखी होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलास्टिक बिहेवियर जो होता है वो मटेरियल का, वो आपको, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं, उस कंडीशन में आपको जो है ये चैप्टर बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, यूजेस ऑफ इलास्टिक मटेरियल, यानी कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। तो पहला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्रेन का, जो अक्सर आपने देखा होगा कि ये वायर से वो नीचे अगर आइटम है उसको ऊपर खींचता है, या ऊपर जो वायर में उस क्रेन में जो लगा हुआ है आइटम उसको कहीं और रखता है, नीचे की ओर लाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसमें सिर्फ एक फार्मूला है जो कि इम्पोर्टेंट है, बाकी आप बुक में भी देख सकते हैं। वो फार्मूला बोलता है कि मान लो अगर आपको कोई वेट है, मान लो 1000 किलोग्राम का आपकी बुक में दे रखा है, ये कुछ वज़न है 10,000 किलोग्राम या कोई भी वज़न है, वो क्रेन से उठाना है। तो उस कंडीशन में मान लो अगर आपको ये निकालना पड़े, कैलकुलेट करना पड़े कि रोप की जो, उसमें जो रोप जो लगी रहती है, तारों का जो एक रस्सी लगी रहती है रोप, उसका जो है अगर रेडियस निकालना हो तो वो कितना होगा। तो उसे निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। अगर ये मान लो वायर है बहुत मोटा, तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो ये अगर इसमें हम रेडियस निकालें तो पहले एरिया पता होना चाहिए। तो वो एरिया है, एरिया शुड बी एरिया ऑफ रोप ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू W अपॉन सिग्मा वाई। सिग्मा वाई क्या है? सिग्मा वाई है, आपने सेक्शन 8.4 में पढ़ा होगा, इन दैट इट इज़, उस कर्व में ये क्लियरली मेंशन है, सिग्मा वाई होता है यील्ड स्ट्रेंथ, ये है यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक, और वेट किसके बराबर होता है? ये होता है mg के बराबर, m सिग्मा वाई, और m कितना है? मान लो वो 10,000 है, 10,000, और g क्या है? 9.8 एक्सेलरेशन, और सिग्मा वाई वायर का सिग्मा, यानी कि लोहे का, यानी कि स्टील का सिग्मा वाई, ये आप टेबल में देख सकते हैं। तो स्टील के लिए ये है, लोहे के लिए ये आता है 300 × 10⁶। ठीक, तो ये टेबल 8.1 में ये दे रखा है, उसे आप देख सकते हैं। और एक इसके बराबर होता है πr²। आप इसकी सहायता से एरिया निकालिए, जो कि आएगा 3.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया को यहाँ पर रखिए, पाई की वैल्यू रखिए, इस यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि 1 सेंटीमीटर चौड़ाई से काम नहीं चलेगा। वो किस लिए नहीं चलता है? फॉर सेफ्टी पर्पज़ की वजह से रेडियस को 1 सेंटीमीटर के बजाय हम 3 गुना रखते हैं, जिससे कि कोई दुर्घटना न घटे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि वायर जो रोप जो होती है उसे हम सिंगल वायर का नहीं बनाते, क्योंकि वो रिजिड हो जाएगा और रिजिड बॉडी जल्दी टूट जाएगी। इसलिए जो रोप है वो पतले पतले बहुत सारे तारों को आपस में गूंथ कर बनाया जाता है। ठीक, नंबर टू इसकी यूज़ है आपका ब्रिज। ठीक है, तो इसमें ब्रिज में क्या है? ये ब्रिज जो है ट्रैफिक को, ये वज़न को बियर करना चाहिए, साधना चाहिए, हवा के झोंकों को या आंधी को या स्टॉर्म को बियर करना चाहिए, और अपने खुद के वज़न को भी इसे जो है बियर करना चाहिए। नंबर 3 है बीम।
बीम और ब्रिज को एक साथ पढ़ लेते हैं। आपने घरों में भी बीम देखा होगा और अपने बीम जो है पुलों में भी होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है इन दोनों का कि दीज शुड नॉट बेंड अंडर लोड। ये लोड जब इन पर हो या खुद के वजन से भी ये नीचे की ओर नहीं झुकने चाहिए, ठीक। एंड इट शुड नॉट बेंड टू मच। अगर ये इतना भी नहीं झुकना चाहिए, थोड़ा बहुत तो अंतर पड़ता है, लेकिन इतना नहीं झुक जाए कि कहीं ये टूट ही न जाए। मान लो बीम जो है इसकी लेंथ है L, बीम की लेंथ हो गई L, और ये एक्चुअली ऐसे था। जब इस पर लोड पड़ा तो ये थोड़ा सा इतना झुक गया। उसको हम मान लेते हैं जो यहाँ से ये सेंटर, तो ये जो इसका जो जितना झुका है वो मान लिए वो डेल्टा सेंटीमीटर या मिलीमीटर झुक गया है ड्यू टू इस पर कोई वेट लगा था, उससे ये झुक गया है, ठीक है। तो एल बी इसकी लेंथ है और बी इसकी ब्रेड्थ है, ठीक, और डी इसकी डेप्थ है, उस कंडीशन में जो डेल्टा है, जो बीम जो सैग होगा, बीम सैग झुकेगा, वो होना मैक्सिमम इतना होना चाहिए W L3/4B D3y, ठीक है। ये होना चाहिए इतना। अब जो है इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये चीज़ आप कहाँ पर पढ़ेंगे। ये तो हो गया मैकेनिकल का पार्ट और ये हो गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम। तो ये जो है आपको काम आएंगी इफ़ यू आर ऑप्टिंग आइदर सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर बैंड को कम रखना है, यानी कि ये पुल नहीं झुके, तो उस कंडीशन में तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको बैंड रिड्यूस करना है, यानी कि बैंड कम से कम रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि यंग्स कांस्टेंट ज़्यादा होना चाहिए मटेरियल का, ठीक। नंबर 2, क्या ज़्यादा होना चाहिए, इसकी डेप्थ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो वो ज़्यादा होनी चाहिए, और इसकी ब्रेड्थ भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर कम क्या हो, एक तो लोड कम होना चाहिए और इसकी लेंथ पुल की जितनी कम से कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो इसीलिए दैट्स वाई ये मतलब ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए और ये कम होनी चाहिए, ये उतना ही कम झुकेगा। इफ़ लोड इज़ नॉट एट राइट प्लेस, अगर ये लोड जो है अगर राइट प्लेस पर नहीं है, देन बार हैविंग डीप डेप्थ विल ऑल्सो बेंड। लोड का असंतुलन हो गया तो उस कंडीशन में भी ये बीम या ब्रिज झुक जाएगा। तो उस स्थिति को हम बोलते हैं बकलिंग, BUCKLING, बकलिंग। मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। इफ लोड इज नॉट एट राइट प्लेस देन बार हैविंग डीप डेप्थ विल ऑल्सो बेंड, इट इज़ कॉल्ड बकलिंग। तो हम जो है बकलिंग से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं इस टाइप की शेप ब्रिजेस में। आपने देखा भी हुआ आजकल जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं आई टाइप की, यानी कि हम डायरेक्ट ये बीम न डाल के, इस टाइप का बीम न डाल के हम डालते हैं आई टाइप का, जिससे कि ये एरिया दोनों ओर बढ़ जाता है और उसका फ़ायदा ये होता है कि ये ज़्यादा वज़न को बियर कर सकता है और बकलिंग नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही घरों में भी देखा होगा, ऐसे पिलर की बजाय अगर आप इस टाइप के पिलर रखें जिसका बेस कुछ चौड़ा हो और यहाँ पर भी बेस चौड़ा हो, जिससे कि ये एरिया बढ़ जाता है, तो ये जो इसके झुकने के चांस कम रहते हैं, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल है पिलर एंड कॉलम, पिलर एंड कॉलम। बल्कि ये जो वाला एग्जाम्पल है ना, ये है कॉलम, जो सीधे ज़मीन से ऐसे खड़े रहते। अब तक हमने बात की थी
इसमें भी की थी ऐसे पुल। ये ब्रिज ऐसे रहते हैं हॉरिजेंटल ज़मीन के, और पिलर और कॉलम रहते हैं सीधे। तो ये ईस्ट के लिए है। सो ये इसका मतलब है ये एरिया अगर इस तरीके से रखें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा पिलर एंड कॉलम के लिए। तो ये 4 एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल है, लेकिन मेरा ख्याल है इतने सफिशिएंट है एज़ पर योर बुक। इसमें क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा कि भाई, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है, भाई माउंटेन हैज़ मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स हाइट। आपने देखा होगा कि पूरे विश्व में कोई भी पहाड़ अधिकतम 10 किलोमीटर ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो भाई माउंटेन्स हैव मैक्सिमम हाइट 10 किलोमीटर्स। तो मैं बस इसे पढ़ देता हूँ जिससे कि आप इसे समझ लें, बस समझने की कोशिश करना। माउंटेन हैज़ मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर हाइट एज। आपने देखा होगा सबसे ऊंचा पूरे संसार में जो माउंटेन है वो है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, वो भी 10 किलोमीटर नहीं है। तो वो मैक्सिमम हाइट 10 किलोमीटर हो सकती है। क्यों? बिकॉज माउंटेन है बेस। माउंटेन का जो बेस होता है, ये मान लो माउंटेन है, ये इस तरीके से कोई भी माउंटेन देख लो, ऊपर अगर पतला है तो नीचे वो चौड़ा होता चला जाएगा, यानी कि बेस आपका फैलता चला जाएगा। ठीक है, सो इट हैज़ एनी माउंटेन कैन हैव मैक्सिमम 10 किलोमीटर हाइट बिकॉज माउंटेन बेस, ये वाला जो बेस है, बेस हैज़ नॉट यूनिफॉर्म कंप्रेशन। इसका जो कंप्रेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि एक जैसा नहीं है। एंड दिस गिव्स शियरिंग स्ट्रेस, एक सा नहीं है कंप्रेशन, इसी वजह से ये शियरिंग स्ट्रेस देता है। शियरिंग कौन सा था? जो ऐसे फोर्स लग के ये जो झुकाव आया था। 8.2 सेक्शन में देखिए, आपको पता लग जाएगा 8.2 सेक्शन में शियरिंग इफेक्ट क्या है। ठीक है, शियरिंग। सो एंड दिस गिव्स शियरिंग स्ट्रेस टू रॉक्स, जो पत्थर है, अंडर विच दे कैन फ्लो। सो द स्ट्रेस ड्यू टू मटीरियल ऑन टॉप ऑफ माउंटेन शुड बी लेस देन क्रिटिकल शियरिंग स्ट्रेस एट विच द रॉक्स फ्लो। ठीक है, दिस मैक्सिमम हाइट इज बाउंडेड बाई, ये जो मैक्सिमम हाइट है, इट इज बाउंडेड बाई द इलास्टिक लिमिट ऑफ मटीरियल, जो कि रॉक की जो रॉक मटीरियल का जो इलास्टिक लिमिट है वो है 30 × 10⁻⁷। रॉक का इलास्टिक लिमिट है 30 × 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक, सो दिस लिमिट शुड बी इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो है लिमिट, इट मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट एरिया ड्यू टू वेट ऑफ माउंटेन, जो माउंटेन का वेट है। ठीक, तो इस आधार पर वो हमारे पास जो फॉर्मूला है ρGH, उसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं इसका ये इक्वल टू हो गया आपकी इलास्टिक लिमिट के। इलास्टिक लिमिट है हमारी 30 × 10⁻⁷। ठीक है, रॉ की वैल्यू रखिए, जी की हमें पता है 9.8 होती है, और रॉ की वैल्यू होती है इज इक्वल टू फॉर रॉक्स के लिए 3 × 10⁻³ किलोग्राम्स। इसे रखेंगे यहाँ पर, जी की वैल्यू 9.8 है, तो हमारे पास जो एच की वैल्यू आएगी वो आएगी 10 किलोमीटर्स, जो कि विच इज़ मोर देन दी हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। ये भी जो है, जो थ्योरेटिकल जो कैलकुलेशन हुई है वो भी माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा है, यानी कि इससे ज़्यादा हाइट नहीं हो सकती ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स, इलास्टिक लिमिट एंड डेंसिटी ऑफ रॉक, जो कि इतनी है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम। सो सेम टाइम
I would like to say you like my channel, subscribe and share to your friends so that you can get latest lectures which I prepare. Okay, thank you.